सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहें। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में कमी मत आने देना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों न आए, क्योंकि कहा भी जाता है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो अच्छे दिन लाने हैं साथियों, तो हमें कठिनाई और संघर्ष से गुजरना होगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, NCBC भी हम कह सकते हैं संक्षेप में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। साथियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। उससे पहले हमने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो याद रखना, ये तीनों ही आयोग है वो संवैधानिक संस्था या निकाय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो याद रखना इनका संविधान में उल्लेख किया गया है। आगे देखो साथियों, 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा गठित किया गया। कहने का मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया, कब गठित किया गया, कब स्थापना हुई? 14 अगस्त 1993 को, याद रखना। और एक अधिनियम था 1993 का, 1993 के अधिनियम के द्वारा ये मानो इसे गठित किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद 1992 में जब सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग की जांच के लिए आयोग बनाया जाए, इसलिए इसका गठन किया गया था संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके। वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां से बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके, इसलिए लाया गया था 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 में, जो कि यह अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली, मंजूरी मिल गई, हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति ने। और इसी के साथ यह 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। ध्यान देना, इसी के साथ 102 ध्यान देना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ और 11 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया तथा अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया, जो एक अधिनियम संसद द्वारा पारित करके, और ये मानो 1993 का जो अधिनियम था उसे निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। साथियों, ये है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तैयार कर लेना। मैं तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके चलता हूं। तो ध्यान देना, अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख हो गया। साथियों, ध्यान दो इस बात के ऊपर। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम
2018 के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। याद रखना, जबकि ये संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? 123वां। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में। अनुच्छेद 338 ख या बी कैपिटल होगा, ध्यान देना, बड़ा आएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट में बी और हिंदी अल्फाबेट में हम कह सकते हैं कि ख। और अनुच्छेद 342 ए भी कैपिटल आएगा, बड़ा आएगा, ध्यान देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय या संस्था बन गया साथियों। अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 338 ख या बी में तो इसका प्रावधान कर दिया गया, इसका प्रावधान कर दिया गया, जो कि यह एक आयोग होगा। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे, ऐसी संरचना बता दी गई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। जबकि 342 ए में क्या जोड़ा ये भी बता देता हूं, ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। 342 ए के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी करते हैं। किसी भी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करना हो तो अधिसूचना राष्ट्रपति, चाहे वह राज्य में ही क्यों ना हो, लेकिन उस राज्य में संबंधित जो राज्यपाल है राज्य का, उससे परामर्श करेगा राष्ट्रपति, लेकिन करेगा राष्ट्रपति। ये ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। इस तरीके से संवैधानिक दर्जा मिला था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, NCBC। अब देखो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। पृष्ठभूमि ये मानो कि अब तक 3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। पहली बार काका कालेलकर आयोग बनाया गया था, जो कि ध्यान रखना यह आयोग अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति बनाता है, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है ना, उनकी जांच करने के लिए, अन्वेषण के लिए, खोज के लिए। तो पहली बार काका कालेलकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग बनाया गया 29 जनवरी 1953 को। 55 में इसने रिपोर्ट दी, सिफारिशें की, लेकिन अस्वीकार कर दी गई, स्वीकार नहीं किया इसकी सिफारिशों को। ठीक है, नोट करना। दूसरा, मंडल आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 20 सितंबर 1978 को इसका गठन हुआ। फिर इसने सिफारिश की थी कि अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, और कहा जाता है इसी के आधार पर 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। संविधान के अंदर ने शामिल करते हुए संसद ने एक अधिनियम पारित किया था 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, और ये एक सांविधिक संस्था के रूप में सामने आया। जो मैंने पहले भी कहा था, इसी से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण से संबंधित ये सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का आप कहोगे बहुत बड़ा केस था ये आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग की, और उसी की सिफारिश के आधार पे 27% आरक्षण दिया गया था, जो कि वीपी सिंह की सरकार, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी ना, उसके द्वारा। कहा जाता है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तो इंदिरा गांधी सरकार को ही सौंप दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। इसलिए ध्यान देना, मंडल आयोग दोनों ही महत्वपूर्ण है। काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अब देखो नंबर 3, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिससे इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 बी या ख में इसकी संरचना दी गई। ध्यान देना, भाग 16 में अनुच्छेद 338 बी या ख में इसकी संरचना या गठन बताया गया। इस प्रकार से ये मानो कि अब तक 3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है, लेकिन यहां पर अब संवैधानिक दर्जा मिल गया। जो पिछड़े वर्ग है उनको लिए ये मानो संविधान में प्रावधान कर दिया गया। ये दोनों जो आयोग बनेंगे वो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति करेगा अन्वेषण या खोज के लिए। अब ये मानो कि 340 का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया और उसे संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। साथियों, इस तरीके से इसे जरूर तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अति महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इस टॉपिक को, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि जल्दी ही एग्जाम की घोषणा हो सकती है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे हैं कॉलेज का सिलेबस करवाओ, तो जल्दी ही बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज का भी सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। तो याद रखना साथियों, हमेशा अपने आप से ये कहते रहना कि मेरी हिम्मत को कम मत आंको, मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। तो कहने का मतलब यही है साथियों, हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। इसलिए साथियों, बढ़ते जाओ बस, क्योंकि बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। हाँ साथियों, चलो देखो आगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, गठन या स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी, लेकिन उस समय ये सांविधिक संस्था या निकाय था। संस्था या निकाय संवैधानिक, वर्तमान में हम कह सकते हैं संवैधानिक है, जो कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक बना दिया गया। संविधान में उल्लेख कर दिया गया अनुच्छेद 338 बी या ख के अंदर। नियुक्ति, ध्यान देना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अधिपत्र वारंट जारी करके की जाती है, जैसे कि SC/ST आयोग की जाती है। ठीक है साथियों, तो उसी तरीके से सदस्य, तो याद रखना संरचना लगभग तीनों ही इन संवैधानिक आयोगों की समान है, चाहे वो SC आयोग हो, ST आयोग हो, चाहे OBC आयोग हो। ध्यान देना, सदस्य एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। 1 + 1 + 3 = 5। अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, नोट करना। और यही आपने देखा था SC आयोग में और यही आपने देखा था ST आयोग में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे। हाँ जी, उसके बाद देखो पदावधि या कार्यकाल 3 वर्ष, सभी का अध्यक्ष सहित 3 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी पदावधि, पदच्युति और इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा वही निर्धारण करता है कि इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी। उसके बाद में देखो पदच्युति या इस्तीफा, त्यागपत्र, ध्यान देना, राष्ट्रपति हटाएगा भी राष्ट्रपति, चाहे हटाना हो, पदच्युति करना हो, चाहे इस्तीफा या त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कार्यालय मुख्यालय दिल्ली या नई दिल्ली हम कह सकते हैं, इसका मुख्यालय या कार्यालय बना हुआ है। संविधान में उल्लेख, हाँ जी ध्यान देना, यहां पे मूल संविधान में नहीं था। 2018 में 102वें
संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 ख या बी में इसे ये मानो संविधान में शामिल किया गया, संवैधानिक बन गया और इसे संवैधानिक दर्जा 11 अक्टूबर 2018 को मिला था। उस समय इसकी विधिवत स्थापना हम कह सकते हैं। संवैधानिक दर्जा संविधान में उल्लेख है। उसके आगे देखो, आगे प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को, याद रखना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा, प्रेसिडेंट को, तथा राष्ट्रपति उसे संसद को देगा, संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के। या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। एक ही बात है, ये ध्यान देना। उसके आगे देखो, प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद, न्यायमूर्ति RN प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो कि वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी 2018 से, जब से राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है उस समय से यही है भगवान लाल साहनी, और ये अब तक के बने हुए अध्यक्ष है इनके। तो साथियों इन्हें भी तैयार कर लेना, ज्यादा तैयार नहीं करते हो तो प्रथम और वर्तमान तो जरूर तैयार करने हैं, ठीक है ना साथियों, प्रथम और वर्तमान। हाँ साथियों, आगे देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य व शक्तियां, काम क्या करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए कार्य करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ध्यान देना कि पिछड़े वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ना OBC, उसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य करता है। नंबर 1, सिविल न्यायालय के समान शक्तियां, जैसे दीवानी सिविल न्यायालय होता है ना उसके समान ही इसको शक्तियां, पावर होते हैं। तो ये हमने तीनों आयोगों में देखा है, तो इस पॉइंट को याद रखना, कभी सत्य असत्य कथनों में आ सकता है। नंबर 2, संवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संरक्षण की जांच एवं निगरानी करना। तो ये भी आपने देखा था, उन आयोगों का भी काम होता है, वो अपने अपने जातियों का, अपने अपने वर्ग समुदाय का करते हैं। इसी प्रकार ये पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संरक्षण की जांच एवं निगरानी का काम करता है, ठीक है। आगे देखो, नंबर 3, पिछड़े वर्गों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशेष शिकायतों की जांच करना। तो ये भी इसी का काम है। उसके बाद में नंबर 4, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना। तो ये भी इसी का काम है। पिछड़े वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, परामर्श देना, मंत्रणा देने का काम भी करता है। नंबर 5, इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये नोट करना साथियों। इसे किसे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और ध्यान देना नोट, इससे पहले जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला 2018 में, इससे पहले NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। नोट करना, इससे पहले, किससे, संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। साथियों तैयार कर लेना इसको अच्छी तरीके से, यह एक संवैधानिक निकाय या संस्था है। एक तो ये ध्यान रखना है कब, किस संशोधन विधेयक, किस संशोधन अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला, ये भी तैयार करना है। उसके बाद में तैयार करना है इसका गठन या स्थापना कब हुई, कैसी संस्था है, नियुक्ति कौन करता है, सदस्य कितने होते हैं, इनकी पदावधि कार्यकाल कितना होता है, इनको हटाता कौन है, कार्यकाल कितना होता है,
उसके बाद में इसका इस्तीफा, ये इस्तीफा किसको देते हैं, इसका कार्यालय मुख्यालय कहां पे है, संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल में, ये याद रखना क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। 338 ख या बी, याद रखना, यहां गलती मत कर देना साथियों कि 338 क में तो अनुसूचित जाति आयोग, ख में अनुसूचित जनजाति आयोग, और आप सोचोगे ग में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ना जी ना, गलत हो जाएगा। 338 के अनुच्छेद में तो एससी अनुसूचित जाति आयोग है, 338 ए या क में अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी आयोग है, और वहीं 338 ख या बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, एनसीबीसी, बीसी आयोग हम कह सकते हैं। ठीक है ना साथियों, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसे कहाँ रखवाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रथम अध्यक्ष तैयार कर लेना, वर्तमान अध्यक्ष तैयार कर लेना, और शक्ति और कार्य तो तैयार करने ही हैं, क्योंकि बड़े कंपटीशन यूपीएससी आरपीएससी, हम कहेंगे आरएस और आईएएस, उनके अंदर जो मेंस पेपर होते ना, वहां पर इसकी टिप्पणी पूछी जा सकती है। और वैसे तो कार्य व शक्तियों का ये मानो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है साथियों, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। और बार बार कह रहा हूं कि अपनी तैयारी में कमी मत आने देना, बस घबराओ मत, ये दिन चले जाएंगे, चिंता मत करो, सामान्य स्थिति भी जल्दी ही आएगी, और हमारी एग्जाम की डेट भी आएगी, एग्जाम भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। साथियों घबराओ मत, ये जो हम देख रहे हैं घंघोर बादल कह दो, हमारे दुख के बादल कह दो, जल्दी ही हट जाएंगे साथियों। इसलिए बस आप तो अपनी तैयारी करो। जो मैं कहता हूं ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, जज्बा जोश जुनून रखो साथियों। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो अपने आप से वादा करो साथियों, तब देखो जीत हमारी सुनिश्चित होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, बस आप तो मेहनत करते चलो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ अच्छी मेहनत करो, तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। एक बात और कहूंगा साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। वैसे आपने लाइक कर भी दिया होगा, जो मैं बार बार कहता हूं, लाइक तो बॉस बनता है। तो साथियों सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों।